डॉक्टर राजा धुर्वे सर हमारे आदिवासियों की आवाज़ पर उपलब्ध यानी कि आए हैं। वो आज हमसे रूबरू होंगे। तो आज हमारे साथ बैतूल से मेडिटेक इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजा धुर्वे सर आए हैं। तो सर आप बताइए कि एक राजा धुर्वे से डॉक्टर राजा धुर्वे और राजा धुर्वे से मेडिटेक इंस्टीट्यूट के ओनर बनने तक का आपका सफ़र थोड़ा संक्षिप्त में बताइए सर? सबसे पहले सेवा जौहर उनके साथ आपके माध्यम से मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। और रही बात जो डॉक्टर बनने का जो सपना था वो तो मेरा बचपन से था। और आज हम लोगों ने जो शिक्षा जो क्रांति हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारा जो बेसिक एजुकेशन और जो हमारे माता-पिता, हमारे जो गुरुजन, इनके मार्गदर्शन से हम डॉक्टर बन पाए और आज यहाँ तक पहुँच पाए। और आज बच्चों का भविष्य हम लोग सँवार रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों के क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हो। परंतु आप सर आपको पढ़ाई में क्या दिक्कत आई थी और आज आप इस मुकाम में पहुँचे हो तो उसमें हमको थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताइए? जी, पढ़ाई में दिक्कत तो काफ़ी आई है मुझे, लेकिन एक बात है कि जिसके अंदर कुछ कर गुज़रने की सोच है। हमने देखा है कि मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ, जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है, तो वो बिना नाम के आता है। दुनिया यस। में कोई भी व्यक्ति बिना नाम से आता है, लेकिन जब वो कर्म करता है, तो वो दुनिया में किसी भी पायदान तक पहुँच सकता है। और ये सारी चीज़ डिसाइड करती है मेहनत, सही मार्गदर्शन। समस्याएँ सबके साथ हैं। कोई एक समुदाय के साथ नहीं, कोई एक बच्चे के साथ नहीं है, ये सबके साथ समस्याएँ हैं। लेकिन अगर हम उन समस्याओं को धीरे-धीरे अगर सॉर्ट आउट करना सीख लिया, तो निश्चित तौर से वो समस्याएँ पूरी तरह से हमारे जीवन से खत्म हो सकती है और एक अच्छा हम ज़िंदगी जी सकते हैं। सर आप डॉक्टर हो, आपको ऐसा कैसे ख़्याल आया सर कि बैतूल में नीट जैसी पढ़ाई, जो कि आम तौर पर छोटे जिलों में, छोटे शहरों में देखने को नहीं मिलती। नीट जैसी पढ़ाई आपने उस लिए इंस्टीट्यूट खोले, आपने उसके लिए कोचिंग खोला, ये कैसे आपको ख़्याल आया सर? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद लोग जनरली हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं और अच्छी जगह पर वेल सेटल होना चाहते हैं। लेकिन मैंने जब जब कक्षा 12वीं तक हम लोग स्कूल में थे, उसके बाद हमारे बैतूल शहर में हमने देखा कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी, वो कोटा चले जाता था, दिल्ली चले जाता था, इंदौर चले जाता था। लेकिन हमारे जैसे कई गरीब प्रतिभावान बच्चे जो बनना तो चाहते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, संसाधनों की कमी के कारण वो आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन मेरा एक सोच था कि मैं डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँ। अगर मैं एक अकेला डॉक्टर बन गया, तो मैं केवल एक क्षेत्र को अच्छे से सुविधाएँ दे पाऊँगा। तो ये बचपन से जो मेरा संदेश था कि किसी भी देश की जो रीढ़ होती है, अगर विकास की जो आधार स्तंभ अगर हम बात करें, शिक्षा, शिक्षा और जो स्वास्थ्य है और जो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें अ, देश के डेवलपमेंट के लिए भागीदार होते हैं। और इसी चीज़ को मैंने सोचा कि बच्चों के लिए सबसे पहले एक क्वालिटी एजुकेशन की शुरुआत की जाए। और मैं डॉक्टर जैसे 2010 में जब मेरा पीएमटी में चयन हुआ था, तो सागर मेडिकल कॉलेज में गया था। उससे पहले ही गाँव-गाँव में जाके, उससे पहले से जब मैं पीएमटी में चयनित नहीं हुआ था, उससे पहले ही गाँव-गाँव में जाके मैं लोगों को मार्गदर्शन देता था। और चयन हुआ उसके उपरांत में भी जब गर्मी में छुट्टी मिलती थी मुझे, तो मैं समर में आता था और बच्चों को स्कूल-स्कूल में, हॉस्टल्स में, गाँव-गाँव में जाके बताता था। तो कहीं न कहीं हमने देखा कि आज हमारे क्षेत्र में जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएँ किसी वर्ग वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं, उनको मार्गदर्शन की कमी है। और आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे लाखों मेरे जो फैन्स फॉलोवर हैं, लोग घूमते हैं किसी दूसरे उद्देश्य से, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है शिक्षा। अगर हमने शिक्षा के माध्यम से लोगों को जगाया, तो निश्चित तौर से हम शिक्षा के क्षेत्र में तो बढ़ेंगे, आर्थिक क्षेत्र में भी बढ़ेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ेंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र में बढ़ेंगे। तो ये मार्गदर्शन, एक अच्छा गुरु अगर किसी बेजान स्टूडेंट की लाइफ में अगर आ जाए ना, तो वो बेजान चीज़ में भी जान डाल देता है। तो डॉक्टर ध्रुवे इस बैतूल यानी पूरे मध्य प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं। आप सभी लोग हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो मंच प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो संदेश यहाँ जहाँ मतलब पूरे जन-जन तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आपको भी साधुवाद उइके जी। जी सर, हमारा बस यही मकसद है क्योंकि बाकी कम्युनिटी का तो नहीं बोला जा सकता, पर अपनी कम्युनिटी में डॉक्टर बहुत कम ही लोग गिने-चुने उँगलियों में गिन सकते हैं। इसलिए
ऐसे आप जैसे लोगों का आना ज़रूरी है और आप जैसे लोगों को सपोर्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा वो क्षेत्र है कि जिससे सभी क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे आपने कहा है राजनीतिक और चाहे राजनीति बात करो, चाहे शिक्षिक बोलकर चाहे आर्थिक बात करो। हर क्षेत्र में शिक्षा ही एक ज़रिया है जिसके तहत बढ़ा जा सकता है। सर आप जो अभी तक आपके इंस्टीट्यूट से कितने लोग जो आदिवासी कम्युनिटी से हैं, वो डॉक्टर बन चुके हैं? या बन रहे हैं? जी, या उसकी पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे संस्थान से अभी तक सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं और नीट के थ्रू जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, अभी 2015 से पूरे देश में एक मेडिकल के क्षेत्र में कॉमन एग्जाम होता है जिसको नीट, और नीट में ही नीट के थ्रू आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ऑल इंडिया वेटनरी और लास्ट ईयर से नेशनल लेवल के जितने भी जो कॉलेज नर्सिंग कॉलेज है उसी में इंक्लूड हो गए, और वेटनरी कॉलेज जो ऑल इंडिया लेवल की, और इस साल से मध्य प्रदेश का जो स्टेट जो वेटनरी होता है वो भी इंक्लूड हो गया। तो वैसे सैकड़ों बच्चे हमारे संस्थान से डॉक्टर बन चुके हैं, सभी वर्ग के बच्चे और हमारे समाज के भी बच्चे। और साथ में ही नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 200 से ऊपर बच्चे ये 7 सालों में हम लोगों ने यहाँ से चयनित करा है। कई बच्चे जॉब कर रहे हैं, कई पढ़ाई कर रहे हैं। सर आज मैं मुख्यतर यही बात करूँगा आदिवासियों के बारे में। सर जो आदिवासियों का एजुकेशन है, ट्राइबल इलाकों में गाँव में प्रारंभिक एजुकेशन होता है। उसके लिए सरकार बहुत सारे प्रयास करती है, फिर भी लोगों तक उसकी जानकारी नहीं होती। जैसे कि बड़े-बड़े संस्थान चलते हैं, जो आवासीय स्कूल हुआ, एकलव्य स्कूल हुआ या अपना जेएनवी हो गया। तो इस तरह नवोदय विद्यालय हुआ, इस तरह के बहुत सारे स्कूल है, पर उनके बारे में अभिभावकों को भी नहीं नहीं पता है और बच्चों को भी नहीं पता है। तो इसके लिए भी आप कुछ सेंटर में स्कूलों में जा जाकर इसकी भी आप जानकारी देते हो सर? जी, मैं गाँव-गाँव में जहाँ पे भी चाहे वो सोशल कार्यक्रम अपने आदिवासी समाज के, चाहे और भी जो अन्य कार्यक्रम एजुकेशनल जितने भी हमारे जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं जो साल भर चलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेके हम लोग हायर एजुकेशन तक मार्गदर्शन देते हैं कि किस समय फॉर्म निकलते हैं, एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, माइनस मार्किंग पैटर्न होगा तो किस प्रकार कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक कि कई बच्चों को हम लोग मतलब जो इंटरनेट कैफ़े होता है, वहाँ पर जाके फॉर्म भी भरवाते हैं। और कई सारे बच्चे लोग अगर गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको हम सहयोग भी करते हैं। और कहीं न कहीं जो ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल की बात करते हैं, आवासीय या नवोदय की बात करें या और भी बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के लिए बने हैं। तो देखिए जानकारी का अभाव, जैसे आपको मैं पुनः एक बार साधुवाद देता हूँ विके साहब कि सोशल मीडिया तो हर कोई चलाते हैं, हर कोई यस सर। चलाते हैं अपने 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 घर के जो बाल-बच्चे हैं उनको तो सबको ही मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन डॉक्टर ध्रुवे का उद्देश्य है कि आपके कारण कितने बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अगर हम बात करें कथन, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आप आपके जैसे हज़ारों डॉक्टर तैयार करो। अगर आप मास्टर हैं, तो आपके जैसे हज़ारों मास्टर तैयार करो। अगर आप एक राजनीतिक व्यक्ति हो, तो आप हज़ारों अच्छे लीडर तैयार करो। आप अगर अच्छे बिज़नेसमैन हो, तो आप अच्छे बिज़नेसमैन तैयार करो, वकील तैयार करो, सारी चीज़ तैयार करो। तो क्या हो रहा है? कि अभी सोशल मीडिया सभी लोग चला रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का सही उपयोग नहीं हो रहा ना। सोशल मीडिया मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी वरदान साबित हो रहा है। लेकिन आज जो हमारा जो समाज हमने देखा जिस प्रकार दूसरे समाज के लोग अपने घर परिवार रिश्तेदार के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे समाज के बच्चे, मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे और टीवी तक सीमित होने के कारण हमारे जो गाँव के बच्चे हैं, उनका भविष्य पूरा खराब हो रहा है। आज शासन प्रशासन के द्वारा चाहे केंद्र की योजनाएँ हैं, चाहे अपने राज्य की योजनाएँ हैं, इतने सारे आदिवासी समाज के बच्चों के लिए चलाई जा रही है। फिर भी लोग उसका फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। कारण क्या है? अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। तो हमारे जैसे पढ़े-लिखे लोग, आपके जैसे पढ़े-लिखे लोग या और भी जो युवा पीढ़ी, जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं या जिनकी डिग्रियाँ कंप्लीट हो गई, अगर ये सारे लोग अगर जन-जन तक अच्छी योजनाएँ मतलब गाँव-गाँव में जाके अपने-अपने घर, अपने-अपने मोहल्ले में अगर बच्चों को बता दें, तो मैं निश्चित तौर से बोल रहा हूँ, हर घर में डॉक्टर बाबा साहब जैसे लोग पैदा होंगे, सावित्रीबाई फुले जैसी नारी शक्ति पैदा होगी, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा होंगे। पर हमको ये काम करना पड़ेगा और हमारे समुदाय के लोग अच्छे काम करने में थोड़ा-सा कतराते हैं, ये मैंने देखा हूँ। लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ आप शिक सोशल मीडिया के माध्यम आप मतलब सर लगातार हम सर सर शिक्षा का एक शिक्षा से दूर रहने का कारण एक और ट्राइबल बच्चों में देखा जाता है नशा। उस पर आप क्या बोलोगे सर? देखिए नशा जो है, अभी अगर हम बात करते हैं नशा, अभी नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएँ की जा रही, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जगा रहे हैं।
लेकिन देखिए, सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि जब तक हमारे माता-पिता जागरूक नहीं होंगे कि बच्चा उनका जो बच्चा है, शहर में या गाँव में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब तक जब तक ये जानकारी नहीं रखेंगे ना, तब तक वो उनके जो बच्चे हैं उनको ऐसा लगेगा यार मुझे तो कोई देखने वाला नहीं, कुछ रोकने वाला, टोकने वाला नहीं। तो प्रयास करें कि घर में हमारे आदिवासी समाज में हमने देखा है कि हमारे जो संधी-संतान आते हैं या रिश्तेदार आते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो उनके लिए बाकायदा व्यवस्था कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके क्या युवा पीढ़ी भी जो लोग अगर कहीं से ला रहे हैं तो थोड़ा बहुत टेस्ट तो लेता है, तो धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें क्या है, वो बढ़ने लगती हैं। तो प्रयास ये करें, आप भी हम देखो अभिव्यक्ति के इस समय आज़ादी सबको मिला है। हम किसी को बोलेंगे तो डायरेक्ट वो मतलब वो बोल देते हैं कि हम अपने पैसे से पी रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? तो इसकी शुरुआत सभी माता-पिता को करनी चाहिए। माता-पिता को करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और नशा से दूर रहने के लिए बोलें और नशा का मतलब जो हानिकारक जो प्रभाव है ये भी बताएँ। क्योंकि आज जो हमारा जो सोसाइटी है, जो यंगस्टर लोग हैं, जो बुजुर्ग तो ठीक है, लेकिन जो हमारा जो यंगस्टर आज मैं डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल में देखते हैं, रोज़ एक्सीडेंट के केस हमारे आदिवासी समाज के लोगों के आ रहे हैं। कारण क्या है? नशा और गाड़ी भी चला रहे हैं, तो उनको समझता ही नहीं कि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। तो नशा से क्या-क्या हानियाँ हैं, इसको पहले बताएँ। ये जब तक हमारे माता-पिता लोग जागरूक नहीं करेंगे अपने बच्चों को, बाहर वाला व्यक्ति कितना भी कुछ बोले, क्योंकि हम बोलते हैं कि नशा से दूर रहें, लेकिन हम केवल नशा से दूर रख सकते हैं ना, फैक्ट्री को तो बंद नहीं कर पा रहे हैं ना। ये आप देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह चल रहा है, दारू की दुकान सब जगह बंद होनी चाहिए बोल रहे हैं। लेकिन फैक्ट्री बंद करने की बात कौन कर रहा है? फैक्ट्री बंद करो ना। अरे बीमारी जहाँ से फैलती है उस चीज़ को बंद करो, तो उसके वाहक इधर-उधर फैलेंगे नहीं तो बीमारी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ, सही? तो हमें पहले जहाँ से बनता है दारू, चाहे गाँव हो चाहे कहीं पे भी हो, गाँव वाला जो दारू है वो तो कुछ ज़्यादा ही है। अब त्योहारों के अपन से लेते हैं उसका, लेकिन ज़्यादा उसका उपयोग बहुत हानिकारक हो रहा है। कहीं न कहीं हमारा जो समाज है, नशा में बर्बाद होते जा रहा है और नशा के कारण ही हमारा जो समाज है, ये गरीबी, बेरोज़गारी से जूझ रहा है। तो प्रयास करें, नशा से बिल्कुल दूर हो और ये जो पैसा बचता है नशा से अपन जो नशा ना करके अगर ये पैसा बचता है, तो हमारे बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, उनके स्वास्थ्य पे खर्च करें, तो हमारा समाज विकसित और मजबूत समाज बने। सर, मैं एक और चीज़ आपके सोशल मीडिया आपके प्लेटफ़ॉर्म में देखते रहता हूँ। आप गोंडी भाषा हो या संस्कृति हो, कोई भी इस पर भी आप जोर दे रहे हैं। इस पर जोर देने की क्या ज़रूरत पड़ी सर आपको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेंकट साहब। जैसा कि आप देखे हैं अभी हमारा जो हमारी जो नई जनरेशन है, हमने देखा है कि बड़े-बड़े पदों में पहुँच तो जा रही है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई मास्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कलेक्टर, आईपीएस, वकील सब बन रहे हैं। पर हमने देखा कि हमारे बच्चों को शहर में हमारे समाज के बच्चों को हम पढ़ने-लिखने के लिए भेजते हैं। संवैधानिक अधिकारों को जानने के लिए, संवैधानिक पदों में पहुँचने के लिए भेजते हैं। पर ये चीज़ तो कर रहे हैं बच्चे, लेकिन कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को वो भूलते जा रहे हैं। 2 दिन हो रहे हैं, 4 दिन हो रहे हैं, 1 महीना हो रहा है, वो पूरी तरह से गोंडी बोलने से कतराते हैं। गोंडी बोलने से कतराते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम कि उनको जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें, जो अभी लोक नियोजन का अधिकार देता है, आर्टिकल 330, 332 से जितने भी हमको जो अ, विधानसभा या संसद में पहुँचने के लिए या कोई नौकरी करने के लिए जो अधिकार मिले, आपको मालूम होना चाहिए, हमारा जो आदिवासियत है, आदिवासियत के दम से हमको हक अधिकार मिले हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, बोली, भाषा, रीति-रिवाज अगर मिट गए, तो हमारी पूरी पहचान मिट जाएगी, हमारा आदिवासियत मिट जाएगा। तो आने वाली पीढ़ी ना डॉक्टर बनेगी, ना मास्टर बनेगी, ना कुछ बनेगी। पूरी तरह से जो 1950 से पहले जो हम लोग मज़दूरी करते थे, काम भी करते थे, हमारा मालिक पैसा भी नहीं देता था, हमारा शोषण करता था, वो सारी चीज़ें होगी। इसलिए आपसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माओ भाषातून आपुलतून बचे कॅनडा माओ भाषातून अगर अपन बचे कल की ना लेते आने वाली जो पीढ़ी मावान जो छवांगे जो नयो पीढ़ी अवन पास बांगल पुटनाले सिर्फ खाली कटोरा मंडाले अवना कह दे हाथ में कटोरा रहे कुछ नहीं रहेगा इसलिए मैं नई पीढ़ी हमारे जो नई पीढ़ी जितने भी जो मातृशक्ति छोटी बहनें भाई लोग हैं बराबरी की समकक्ष के लोग या बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं उनसे मेरा गुजारिश है उनसे मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को गोंडी भाषा जरूर सिखाएं क्योंकि गोंडी भाषा, बोली भाषा, रीति-रिवाज, परंपराएँ सब सारी चीज़ें भूल जाएँगे
तो आज पूरे देश में आप देख रहे हैं आदिवासियों के ऊपर क्या चल रहा है। हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए कितने प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज का जो यंगस्टर जो पढ़ा लिखा लिख कर पीएचडी कर चुका है, उसको पता ही नहीं संस्कृति क्या है, हमारे हक अधिकार क्या है, संस्कृति ये पता ही नहीं। अब ये बताइए कि वो आने वाले समय में कोई कॉलेज में कैसे घुसेगा? भाई अगर रिजर्व सीट नहीं रहेगी तो वो घुसेगा कैसे? तो घुसेगा ही नहीं तो हमारे समाज के लिए कौन-सी चीज़ें सही हो रही है, क्या चीज़ सही नहीं हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कैसे पता चलेगा? भाई हमारी एंट्री तो होनी चाहिए ना। आप ये बोलना चाह रहे हैं एंट्री सर, मैं एक सेंटर रोक रहा हूँ बीच में, आप ये बोलना चाह रहे हैं जी संस्कृति है तो रिजर्वेशन है, संस्कृति नहीं है तो आप आदिवासी नहीं हो, संस्कृति नहीं है तो आप एसटी नहीं हो, यही बोलना चाह रहे हैं सर आप? बिल्कुल, बिल्कुल 100%। जी सर। जैसे सर ने बताया कि जैसे आपको आज संस्कृति बचाने की जरूरत है, शिक्षा के साथ साथ आदिवासियों की वो अपनी संस्कृति, अपना कल्चर उसको भी बचाने की जरूरत है, यह बहुत जरूरी है। एक तरफ शिक्षा की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान कुछ बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, परंतु संस्कृति वहीं पे खत्म होते जा रही है। फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी संस्कृति को उन बच्चों को बताना जरूरी है, एक आदिवासियत को बताना जरूरी है। यह संदेश हमारे डॉक्टर राजा दुर्वे सर के द्वारा आज दिया गया। और सर मैं आपसे जानना चाहता कि आपके यहाँ पे नीट के अलावा और कौन-कौन से कोर्स की तैयारी होती है आपके संस्थान में? नीट के हमारे यहाँ पे सबसे पहले मेडिकल एग्जाम में जैसे नीट नीट की तैयारी करवाते हैं हम लोग, और साथ में जो नीट, नर्सिंग, वेटनरी ये सारे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। और साथ में जो व्यापम से रिलेटेड जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, जेल प्रहरी हो गया, और इसके साथ ही जो कक्षा 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं जीव विज्ञान समूह से हो, उनके लिए हमारे यहाँ पर संचालित क्लासेस संचालित होती हैं। आपके यहाँ पे नीट जेईई से जो इंजीनियरिंग से संबंधित नहीं होती, नीट की ओनली कोचिंग होती है सर? पहले हम लोग जेईई के भी करवाते थे, लेकिन थोड़ी सी मतलब स्पेस की कमी होने के कारण थोड़ी सी हम लोगों ने उसको थोड़ा सा विराम लगाया है। बाकी एक बार सर अगर हमारे ऑडियंस को बता दीजिए नीट क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग वो सुनते होंगे नीट नीट तो उनको पता ही नहीं है नीट क्या होता है। एक बार आप बता दीजिए सर हमारी ऑडियंस को नीट क्या होता है? ये सोशल मीडिया में जितने जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको एक बार पुनः सेवा जोहार, धन्यवाद। आप सभी लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और जैसा कि उइके साहब ने बोला है कि जो नीट होता है ये क्या है, तो नीट जो होता है पूरे देश में होने वाला एक एग्जाम है, जो मेडिकल के क्षेत्र में होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। और इसी के माध्यम से चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर प्रवेश मिलता है। और इसमें जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ऑल इंडिया वेटरनरी, बीओएमएस, और इस साल मध्य प्रदेश के वेटरनरी जो कॉलेज के लिए अलग से एग्जाम होते थे वो भी नीट के थ्रू नीट में इंक्लूड हो गया, मर्ज हो गया। और साथ में जो ऑल इंडिया के जो वेटरनरी कॉलेज हैं वो भी इसी में इंक्लूड हो गया। मतलब डॉक्टर बनने के लिए या मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए नीट का एग्जाम देना कंपलसरी। जी हाँ, डॉक्टर सर ने बता रहे हैं कि जो नीट है यह एक कॉम्पिटिशन एग्जाम है, एक मतलब एक एमबीबीएस कोई भी डॉक्टरी कोर्स करना है, उसके लिए एडमिशन चाहिए या चाहे प्राइवेट कॉलेज में चाहिए चाहे सरकारी कॉलेज में, उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है जिसे नीट कहते हैं, उसको उसके क्वालिफाई करते हैं, उसी के बाद कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सर इसके तहत ये तो नीट की बात हुई, और भी हायर एजुकेशन होते हैं सर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं रहता लोगों को, जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हुआ, अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, ऐसे संस्थानों में जाने के लिए भी प्रिपरेशन एग्जाम देना पड़ता है सर। तो वो उसकी भी जानकारी आप आपके पास कोई युवा आते हैं या कोई भी बच्चे आते हैं तो आप इसके बारे में जानकारी देते हो सर? जैसे जी, जी। अभी जो आपको मालूम होना कि इस साल से जो सीयू सीईटी जो एग्जाम है, जनरली ऐसा प्रोनाउंसिएशन में क्यूट जैसा लगता है, सीयूईटी, है ना? तो इस एग्जाम के माध्यम से जितनी भी चाहे नेशनल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अपना स्टेट का यूनिवर्सिटी, इस एग्जाम को देना पड़ेगा। ये 12th बेस से देना होता है। इसमें वही है मैथ्स, रीजनिंग जो कॉमन जो होता है, सी सेट में जो पेपर होता है जैसे यूपीएससी वगैरह, ना वो वही सिलेबस इसमें पूछा जाता है। तो ये एग्जाम देना कंपलसरी हो गया। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हम इतना जागरूकता फैलाने के बाद भी कहीं न कहीं अवेयर नहीं है। वो एग्जाम देने के बाद सीधे इधर-उधर, अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो सब उसमें मस्त, तब तक एग्जाम की डेट भी निकल जाएगी, फॉर्म भरने की डेट पर एग्जाम भी हो जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे इधर-उधर करके, कुछ ऐसा कुछ परसेंटेज रहेगा, पर परसेंटेज वाला इसमें रोल नहीं है, क्योंकि इस बार से कॉमन एग्जाम हो गया सीयूईटी। सर और आपके इसमें यहाँ पे माइनस आपके
हाँ सर। ये माइनस मार्किंग पैटर्न है। ये सेंट्रल के जितने भी जो एग्जाम होते हैं माइनस मार्किंग वाले। जिनको भी कभी भी करियर के संबंधित कुछ भी समस्या हो तो डॉक्टर राजा दुर्वे सर से मिलने के लिए आपका एड्रेस कहाँ पे है सर? आपका संस्थान का? ये अपना बैतूल जिले में है, सिविल लाइन LIC ऑफिस के सामने में। तो जो भी आए तो मेडिटेक पूरे बैतूल जिले में वायरल है, पूरे लगभग मध्य प्रदेश में वायरल है आप सभी के सहयोग से। और सोशल मीडिया में रोज कहीं ना कहीं मैं अच्छे अच्छे पोस्ट डाल भी रहा हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह आप मुझे देख सकते हैं। सारे कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, कौन कौन से कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग अपडेट करते रहते हैं। सर आपके पास एक माध्यम परिवार से नीट की कोचिंग करने आए तो लगभग आपके यहाँ पर फीस कितनी है सर? क्योंकि हम बड़े-बड़े शहरों में सुनते हैं बहुत ज़्यादा फीस रहती है, आम आदमी नहीं जा पाता है सर। तो आपके यहाँ पर ऐसी क्या सुविधा है सर कि आप मतलब कम से कम गरीब बच्चा भी एक पढ़ सके? गरीब बच हाँ, जैसे आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। हमारा कोचिंग संस्थान व्यवसाय के तौर पर नहीं चलता है साहब। हमारा उद्देश्य है, अगर मुझे पैसा ही कमाना रहता तो मुझे हॉस्पिटल में काम करना पड़ता। मेरा उद्देश्य है कि मेरे छोटे भाई बहन चाहे किसी जाति धर्म से आते, अपने वाले तो ठीक है, एक एजुकेशन सबके लिए होता है। हमारे साथ कोई भेदभाव किया होगा पहले, लेकिन हम किसी के साथ नहीं करते हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं। शिक्षा सभी के लिए है। और गरीब तबका का आता है, अगर उससे जितना बनता है यहाँ का जो खर्चा पानी जो लगता है वो अगर दे सकता है तो ठीक है। और बिल्कुल ही सक्षम नहीं है, हम उसको निःशुल्क पढ़ाएंगे। हम कई बच्चों को, कई बेटियों को मैंने गोद लेके पढ़ाया, आज वो नौकरी कर रहे हैं। तो अगर ये शिक्षा मंदिर है और हम कहीं न कहीं इस दूसरे की बिल्डिंग में हम लोग यहाँ पर किराए से चला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो जो खर्चा लगता है टीचरों का, बिल्डिंग का, और बहुत ही आर्थिक स्थिति अगर खराब है, तो हम बिल्कुल उनको निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। और जो लोग दे सकते हैं मिनिमम दे सकते हैं, और किस्तों में दे सकते हैं। यहाँ पर इकट्ठे फीस नहीं लेते, आपके पास जैसे व्यवस्था होती है उसके हिसाब से आप फीस भर सकते यस सर। और हमारे आदिवासी समाज को जैसे कि इस सीरीज का नाम है आदिवासियों की आवाज़। आप पहले वक्ता हो सर जो हम इस सीरीज पे पहले सब वक्ता जो आप जुड़े हमारे साथ शिक्षा के लिए। तो सर आप लास्ट में क्या कहोगे इस आदिवासी समाज को? हैं। देखिए, मैं पूरी बात में क्रमबद्ध सारांश, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ से मतलब उस जो भी कह सकते हो सर। देखिए, उनके साहब को आज मुझे प्रथम एपिसोड में लाइव लाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार करता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में हमारे समाज के जो युवा हैं, उनको पढ़ने-लिखने की आवश्यकता क्यों है? आज अगर हम देखिए, मैं भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ, अगर मैं पढ़ता-लिखता नहीं तो कहीं पे मजदूर किया होता। और अनपढ़ व्यक्ति को ₹100 ₹200 मजदूरी मिलते हैं, ठीक? तो मैं जितने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, समकक्ष के मेरे मित्रगण, उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने घर परिवार के बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। और जितने सारे लोग जो कुछ अच्छा बड़े-बड़े पदों में हैं, जो पुलिस में, कोई नाकेदार में, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप पद में रहते हुए कोई गरीब, अनाथ बच्चों की ज़िंदगी सँवारें। रिटायरमेंट के बाद नहीं, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। आज पद में रहते हो आप, अगर हमारे अपने क्षेत्र के घर परिवार के गाँव के बच्चे, जो गरीब बच्चों को, एक-एक बच्चे को भी अगर आपने थोड़ा-सा सहारा देके अगर आगे बढ़ा दिया, तो वो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए आपका कायल रहेगा, एहसानमंद रहेगा। तो ये मैं लगातार काम कर रहा हूँ, शिक्षा की जो ताकत है, आप भी अपने क्षेत्र में अपने जितने भी जो गरीब बच्चे हैं, उनको मोटिवेट कीजिए। जब भी आपको छुट्टी मिलता है, कोई डॉक्टरी के क्षेत्र में, मास्टर की, जिस भी क्षेत्र में हो, आप जब छुट्टियों में आते हैं, तो अपने क्षेत्र के बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए। क्योंकि हम जब तक पढ़ लिख कर जब तक संवैधानिक पदों में अगर नहीं पहुँचेंगे, संवैधानिक पद का मतलब होता है, आज हमारे जो समाज के जो लोग हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे पत्रकार, अच्छे बिज़नेसमैन नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम हमने देखा है कि कई बार कई लोग बोलते हैं कि रोकते हैं, वो सही बात है, कुछ इक्के-दुक्के नंबर से रोक सकते हैं। लेकिन कितने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, ये भी तो देखिए। अपने-अपने गाँव में कितने लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग मेडिकल नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्लेट की तैयारी कर रहे हैं। भाई इन पदों में, इन संवैधानिक पदों में, जैसा मैंने नाम पूर्व में बताया, इन पदों में केवल आप तभी पहुँचोगे जब आप वो बड़े स्तर का एग्ज़ाम,
को क्रैक करोगे। लेकिन हमारे समाज के जो बच्चों के पास क्या होता है धैर्य नहीं है और धैर्य ना होने के कारण कहीं न कहीं हमने देखा है कि वो इधर-उधर घूम रहे हैं, भटक गया लक्ष्य से। तो प्रयास करें, अपने क्षेत्र के बच्चों को सबसे पहले संवैधानिक पदों में अच्छे-अच्छे एजुकेशन के माध्यम से आप अच्छी-अच्छी जगह पर पहुँचाने का प्रयास करें। जैसे एक मैंने चर्चा नहीं की, वो बात बता रहा हूँ। आज मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, चूँकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जब शासन-प्रशासन अच्छी योजनाएँ चला रही है, तो ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आज भी ये जानकारियाँ जब मैं इधर बैतूल में, छिंदवाड़ा में इस बार 3-4 महीने मैंने वर्क किया तो सब जगह स्कूल में पूछा तो नहीं पता था लोगों को। जो मेधावी योजना होता है, मेधावी योजना, एक पोस्ट मैट्रिक योजना, एक संबल योजना। तो सबसे पहले ऊपर वाली 2 योजनाओं के बारे में बता देता हूँ, कि मेधावी योजना का मतलब होता है कि 12वीं में अगर बच्चा 70 या 75% से ऊपर बनाता है, वो चाहे आदिवासी समाज का बच्चा हो, चाहे कोई अन्य समाज का बच्चा हो, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही शानदार योजना चला रही है। अगर उस बच्चे को अगर 1-2 नंबर से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या जो लॉ कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट, उनमें 1-2 नंबर से अगर वो रह जाते हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं और उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है, तो ऐसे बच्चों की पूरी फीस मध्य प्रदेश सरकार भरती है। ये मेधावी योजना। और दूसरी जो योजना है पोस्ट मैट्रिक योजना। पोस्ट मैट्रिक योजना का मतलब होता है, ये योजना मतलब सेम टू सेम 1-2 नंबर से अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चे पिछड़ते हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है, आज आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट अपन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे तो कितना पैसा लगता है। लेकिन जो ये पोस्ट मैट्रिक योजना है, हमारे मध्य प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो इसके तहत माता-पिता की आय 6 लाख से कम होनी चाहिए और उस बच्चे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए या और भी अन्य डिग्रियाँ हैं और इसी प्रकार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है कोई बीटेक कर रहा होगा या बीई कर रहा होगा, तो उनकी पूरी फीस मध्य प्रदेश सरकार भरती है। पर कारण क्या है? ये योजनाओं के बारे में अपने समाज के लोगों को पता ही नहीं। आज भी गाँव तरफ मैं तो लगातार ही घूमता हूँ। मतलब मेरी छवि डॉक्टर, मास्टर और एक नेता के रूप में भी होती, मैं नेता तो नहीं हूँ, लेकिन लोग जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि राजा गुरु लगातार कार्यक्रम में जा रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि ये जानकारी देने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मैं मेरा एक उद्देश्य है उनके साथ कि जब मैं इस हुँ। धरती पर जाऊँ, मेरे हज़ारों अनुयायी लोगों के अंदर मैं ज़िंदा रहूँ। इसलिए मैं लगातार जगाने का काम कर रहा हूँ। मैं अपने विचारों को संवैधानिक जो अधिकार हैं, बाबा साहब के जो विचार हैं, उनको देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए जितने पढ़ने-लिखने वाले भैया लोग हैं, हमारे छोटे भाई-बहन, माता-पिता लोग जो मुझे देख रहे हैं, शिक्षा के महत्व को बताएँ, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम अपने समाज को अन्य समाज के समकक्ष ला सकते हैं। शिक्षा शिक्षा के माध्यम से हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में मजबूत हो सकते हैं, हर क्षेत्र में मजबूत हो सकते हैं। शिक्षा सवालों को जन्म देती है। एक अनपढ़ व्यक्ति चुपचाप रहता है, लेकिन पढ़ा-लिखा व्यक्ति सवाल करता है। इसलिए आज हमारा जो समाज है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आज राजा धुरे सवाल कर रहा है, उनके साथ सवाल कर रहे हैं। जब हज़ारों लोग हमारे समाज के लोग जब पढ़ेंगे-लिखेंगे, तो हर घर से सवाल करेंगे। तो जब सवाल ही करने वाले रहेंगे, तो फिर उतने ही लोग समाधान करने वाले भी सामने आएँगे। लेकिन एक व्यक्ति सवाल करेगा, तो कहीं न कहीं टारगेट बनेगा। तो ये पूरे समाज के हमारे लिए कुछ ऑडियंस यदि सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को मैं जोड़ नहीं सकता है, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राजा दुर्वे सर से मुझे सवाल पूछना है, लिंक भेजिए। मैं कमेंट आप सर से पूछ लूँगा, बाकी आप सवाल कर सकते हो, मैं कमेंट पढ़ के उनसे सर से क्वेश्चन कर सकता हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ तो, क्या सच में आप सर चुनाव विधानसभा चुनाव तैयारी में है क्या? ऐसा कहीं सोशल मीडिया में चल रहा था? देखिए, मैंने तो अभी तक ये नहीं बोला, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है राजनीति में। लेकिन जब मैं लोगों को जगाता हूँ, तो जनरली क्या होता है जो पॉलिटिक्स वाले घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे इतना अच्छा काम कर रहा हूँ तो लोगों ने जो विधायक सांसद को जो सम्मान नहीं मिलता वो डॉक्टर ध्रुव को मिलता है उसके अच्छे कार्यों से। पर लोग तरह-तरह के हमारे जो ऑडियंस है वो कुछ ना कुछ अब क्या होता है कि देखो, भविष्यवाणी तो कोई भी कुछ भी करते रहता है। मतलब ये आप भी सोच सकते हैं राजा सर लगातार बैतूल ही पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा है। अगर मुझे राजनीति करना रहता तो मैं बैतूल ही घूमता ना, मैं छिंदवाड़ा क्यों आता? पूरे मध्य प्रदेश में क्यों घूमता? मैं चाहता हूँ कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो ऐसा है कि हमने पढ़े-लिखे बहुत सारे नेता लोगों को देखा है, चुनाव के बाद वो मतलब मिट्टू बन जाते हैं, तोता बन जाते हैं। लेकिन मैं अभी बाज हूँ, स्वतंत्र रूप से अच्छा काम करता हूँ और
मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे से जितना हो सकता है, हम बिना पद में भी रहते हुए समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। अच्छा सर। तो आज हमारा ये पहला फर्स्ट शो था आदिवासियों की आवाज़, जहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर राजा धुर्वे सर बैतूल से जुड़े थे। उन्होंने निश्चित तौर पर एक एजुकेशन के लिए, एक उच्च शिक्षा के लिए अभिभावकों और जो हमारे साथ जो आदिवासी बच्चे होंगे, जो आगे अपना करियर चुनना चाहते हैं, उनको निश्चित ही कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। और यह हमारा पहला एपिसोड था। लगातार हम राजा ध्रुवे जैसे सर जैसे लोगों को लगातार हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर आएँगे। और मैं सुजीत के इंडिजिनस इंडिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमको इतना टाइम दिया। जी, 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 बहुत-बहुत हम धन्यवाद भी आपका। आपके संस्थान में एक बार विज़िट करेंगे और वहाँ पर आपको एक्सप्लोर करेंगे किस तरह की चीज़ें। तो ठीक है सर, जोहार। धन्यवाद।